ये वीडियो बीच में रुक गई थी तो मैं उसी पॉइंट से फिर से स्टार्ट करता हूं कि उसमें ये क्राइटेरिया होता था एनडीए के पेपर में कि 120 क्वेश्चंस जो मैथ्स का है, अगर तुम्हारा उसमें पेपर 1 ही क्लियर नहीं हुआ तो पेपर 2 चेक नहीं होता था। लेकिन अब सीडीएस में ऐसा नहीं है। सीडीएस में तुमको ये देखना है कि मैथ्स का पेपर सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, और वहां पे 3 to 5 का स्लॉट होगा तुम्हारे मैथ्स का पेपर का, और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 घंटे में करना है। बट उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारा जीएस और इंग्लिश का पेपर, जो कि 2 घंटे के होंगे, लेकिन उसमें 120 क्वेश्चंस होगा। पेपर तीनों ही 100 मार्क्स के होंगे, दैट मीन्स टोटल 300 मार्क्स का ही पेपर होगा। बट डिफरेंस ऑफ लेवल इज देयर। वहां पे तुम ये कह सकते हो कि इंग्लिश थोड़ा सा हाई लेवल का होता है एज कंपेयर टू एनडीए, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, एंड जीएस का लेवल भी अच्छा होता है। मैथ्स की जहां तक बात करें तो मैथ्स अप टू 10th क्लास होता है। तो अपने आप को कुछ बेसिक चीजें जो सीडीएस से रिलेटेड है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। और एफकेट में तो तुम्हारा पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है, उसमें तुम्हारा मैथ्स का जो पार्ट है वो 20 क्वेश्चंस का ही है। और वहां पे तुम बॉयज गर्ल्स सभी दे सकते हैं। गर्ल्स सिर्फ ओटीए एंट्री ले सकती है सीडीएस के अंदर में, उनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं रहेगा वहां पे। तो ये तो हो गया उन बच्चों को गाइड करने की बात जो लोग अभी एनडीए का चांस अपना खत्म कर चुके हैं, उनके लिए ये बातें थी। अच्छा, जिनका एनडीए का चांस अभी बाकी रहता है उनके लिए मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि वो एक बार फिर से सारी चीजों को स्टार्ट करो। सारी चीजों में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम्हारा पेपर इस बार क्लियर क्यों नहीं हो पाया, वो कौन से चैप्टर्स थे, वो कौन से सेक्शंस थे जो कि तुम्हारा वीक रह गया। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो वो टफ है, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ एक सेक्शन ऐसा हो जहां पे तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये सेक्शन मेरा पहले से ही वीक था और पेपर में तो चलो जो हुआ हुआ। तो अपने सेक्शंस फिर से डिफाइन करो जो कि तुम्हारे वीक हैं और उन पे काम करना स्टार्ट करो। और काम करते समय हमेशा ध्यान रखना, पहली चीज होती है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला कंसेप्ट हैं वो तुम्हारे पास होने चाहिए, जो कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। देन कम्स द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस के लिए जो बुकलेट तुम्हारे पास में है, असाइनमेंट बुकलेट ऑफ मैथ्स, दैट इज सफिशिएंट। बट उसके अलावा प्रीवियस ईयर के बुक्स जो है वो तो तुम्हें करने ही करना है। प्लस कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर एडिशनल बुक्स और क्या ले लें। तो देखो, एडिशनल बुक्स से ज्यादा अच्छा यही है कि तुम अपने कंसेप्ट पे काम करो, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस जोन में जाना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल की जो किताब आती है एनडीए मैथ्स की, वो बहुत ही अच्छी किताब है। उसको छोड़ के दिशा पब्लिकेशन की मैथ्स की एक गो टू मैथमेटिक्स करके बुक आती है। तो अगर तुम चाहो तो इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हो। मैं पाथफाइंडर बोल सकता था, पर पाथफाइंडर में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो तुम्हारे एनडीए के पेपर के साथ में कई बार मैच नहीं करता है। कई बार तुम उसके क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हें लगेगा ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, और जब तुम उसको अपने पेपर के साथ कंपेयर करोगे तो वहां पे तुम्हें वैसे क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं। तो ये 2-3 चीजें करनी है, प्लस मॉक टेस्ट तुम्हें डेली बेसिस पे देने की एक आदत डालनी पड़ेगी। अब ये तुमको कैसे करना है, इसके लिए तुमको मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा कि डेली मॉक पेपर इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि 120 क्वेश्चंस का ही सेट हो। तुम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस जोन में आओगे तो एक ओवरऑल सेगमेंट पे तुम्हें काम करना है। तब तुम ये सोच के मत चलो कि मैं एक एक चैप्टर करके करूंगा। तुम ओवरऑल देखो, या फिर अपने आप को एक टाइमर दे दो कि मैं 3 मंथ्स के अंदर में पूरे कोर्स को ब्रश अप कर लूंगा, एंड देन आई विल मेक ए हैबिट ऑफ गिविंग अ पेपर डेली ऑफ से 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जरूर मैं दूंगा डेली बेसिस पे। लेकिन उसके लिए तुम अपने आप को पहले श्योर कर लो कि तुमने सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी भी अटेम्प्ट बाकी हैं, वो अपना 7, 8, 10 डेज जो भी है, अपना हैंगओवर, जो भी दुख के आलम में डूबे हुए हो, उससे निकलने के लिए ये टाइम मैं कह रहा हूं। और अगर तुम डे 1 से ये तैयार हो कि नहीं यार अब मुझे करना है, अगली बार के लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा, जो कमी इस बार रह गई थी उसको पीछे छोड़ के मैं करूंगा, तो स्टार्ट करो। उसको करना तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेलियर्स की वजह से हम लोग रुक जाते हैं। हम लोग को लगता है कि हम किसी काम के नहीं है। जैसा कि मेरे पास में अब कॉल्स आ रहे थे कुछ बच्चों के, काफ़ी दुखी थे, उन्हें लगता था कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। अब मुझे सब लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मेरे पास कोई आंसर्स नहीं है। मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इतनी सारी बातों के साथ तुम जूझ रहे हो, तो उनको सिर्फ तुम्हें एक बात कहना है, उनके सामने खड़े हो जाओ, बोलो कि पेपर टफ था, मेरे कुछ फ्रेंड्स का हो गया, डेफिनेटली कुछ फ्रेंड्स का हो गया है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। ये बातें तुम्हें कहनी पड़ेगी उनको कि मैंने हार नहीं मानी है अभी, और मुझे एक चांस और देना है, और इस बार मैं पूरे अपने जोश से काम करूंगा या करूंगी, और डेफिनेटली पेपर को क्लियर करूंगी। और जब तुम ये बात बोलोगे तो पूरे कन्विक्शन के साथ बोलना है, जिससे कि सामने वाले को लगे कि चलो ठीक है, इस बार नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ पेपर टफनेस या कुछ भी, लेकिन इस बार तो ये करके दिखाएगा, तो वो तुम्हें एक चांस और देगा। और इस बार प्रिपरेशन करो, पूरा जान लगा दो, ताकि तुम दुनिया को प्रूव कर सको कि तुम में भी कुछ बात है, तुम में भी कुछ दम है, कि तुमने अगर कमिट किए तो उस बात को करके दिखाओगे।
रेदर देन कि तुम एक जगह बैठ गए, चुप होके बैठ गए, बोले अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, मेरी तो लाइफ ही हो गई, बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मेरे पैसे लूट लिए, ऐसे ये सब बातें मत करो। ये नेगेटिव इंसान ये बातें करते हैं। अपने आप को फिर से तैयार करो और लग जाओ फिर से काम। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा। आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा लिबरल होना यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे का क्लियर हो गया तो उनके पेरेंट्स तो बड़ी खुश हो रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों का पेपर क्लियर नहीं हो पाया तो उनके पेरेंट्स खासकर ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ गए थे, क्या पढ़ा, बिल्कुल ही बच्चा कुछ नहीं कर पाया। तो मैं सबको एक बात कहना चाहूँगा, सारे पेरेंट्स को इस वीडियो के थ्रू, कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा भरोसा कीजिए एंड उनको एक मौका और दीजिए। अगर आप उनको प्रॉब्लम में डाल दोगे, आप हमेशा उसको सुनाते रहोगे बैठा के कि यार मेरे पैसे तुमने बर्बाद कर दिए, तो उनके उनके मेंटल बैलेंसिंग जो है ना, इस समय जब उनको एक्चुअली आपकी ज़रूरत है, तो उस समय अगर आप उसको सिर्फ ताना मार रहे हो या कि ये कह रहे हो कि यार तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स ने भी क्लियर कर लिया, तुमसे क्यों नहीं हो पाया, तो ये सब बातें ना बोल के उसको, उसके मनोबल को थोड़ा बढ़ाइए। आप लोग उसको बोलिए कि ठीक है, अगर कोई बात नहीं हो पाया, अगली बार ट्राई करो, सिंसियरली ट्राई करो, और टीचर है तुम्हारे तुम्हारे साथ में, तो काम होगा, ठीक से होंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, तो चीज़ें हो जाएंगी। रेदर देन दैट कि अगर आप उसको बार बार ये चीज़ कहते रहोगे कि तुम्हारे बस का ही नहीं है, चलो तुम छोड़ दो, ये सब छोड़ो, तुम कुछ बच्चे कह रहे थे कि पापा कह रहे हैं कि मेरे साथ में दुकान में बैठ जाओ, मेरा बिजनेस संभाल लो, या तुम जाओ कॉलेज में जाओ, तुम ये एनडीए सीडीएस, तुम एनडीए तुम्हारे बस का नहीं है, तो ऐसी बातें बोल के उसके मनोबल को कम करने से अच्छा है कि उसको आप बोलो कि ठीक है, अभी तुम कोचिंग कहीं मत लो, सेल्फ प्रिपरेशन करो, और उसको पूरा साहस दो, उसको पूरा मनोबल उसका बढ़ाओ कि यार वो पढ़ाई करे, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसको ना तो आप बदल पाओगे ना आपका बच्चा बदल पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप उसको बैठा के यही ताना मारते रहोगे, ठीक है थोड़े पैसे आपके चले गए, मैं ये समझता हूँ, ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी बिलोंग टू मिडिल क्लास, इवन मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाए, 3-4 महीने की कोचिंग लेने के बाद में एक अच्छा अमाउंट निकल जाता है, 50-60-70 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद बच्चा आके बोलता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो दुख होता है। बट देन अगेन ये दुख जो है, ये कितने दिन तक हम अपने पास में रखेंगे? हमें ये भी तो समझना है ना कि चलो भाई ये चीज़ हो गई है अभी, अगर मैं बार बार यही चीज़ मैं अपने बच्चों को बोलते रहूँगा तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। आजकल के जनरेशन बहुत इम्पेशेंट होते हैं, वो कहीं कुछ गलत काम ना कर बैठे, कहीं भाग ना जाएं, सुसाइड वुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे, तो ये सब नहीं करना है। उनको थोड़ा समझाना है कि ठीक है आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो, क्या पता ये समय साथ सही नहीं था तुम्हारे लिए, और इस बार आप उस पर ध्यान दो कि वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कितना कर रहा है, और उसको रेगुलर इंटरवल में चेक भी करते रहो। उसमें मेरी जो भी कंट्रीब्यूशन की आपको जरूरत है, आप मुझे कभी भी बेशक फ़ोन कर सकते हो, एंड यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मी कि एक्चुअली बच्चे को किस तरह से गाइड करना। और बाकी बच्चों को तो मैंने बोला ही हुआ है कि वो मुझे किसी भी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं कि यार सर मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो दैट फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द गाइडेंस कि क्या करना है। अब उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं, मैं खासकर बच्चों की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स को भी एक चीज़ समझाने की कोशिश जरूर करूँगा कि आप अपने बच्चों को कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मत डालो, क्योंकि मुझे एक जनरल सा फीडबैक मिला ऑनलाइन के बच्चों का, हमेशा से मिलता आया है कि ऑनलाइन में बच्चा एक्चुअली पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसके लिए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में जाना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन में आपने भेजा, आप मुझे यही बोलने वाले हो कि ऑफलाइन में भेजा तो था लेकिन क्लियर तो हुआ नहीं, तो ऑफलाइन में भेजा था क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी क्लियर नहीं होगा। हो सकता है इस बार का पेपर उसका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो उसने ऑफलाइन में सीखा है वो उसका यूज होगा। रेदर देन दैट आप अगर उसको उठा के बोलो कि चलो कहीं और ऑनलाइन में कर लो, तो वो ऑनलाइन में जैसे ही मोबाइल के सामने आएगा उसका टाइम वेस्ट ही होना है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के ऐसे इनपुट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली है और आज वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऑनलाइन की दुनिया से थोड़ा सा डाइवर्सन चाहिए, और ऑफलाइन की तरफ अगर आप बच्चे को भेजते हो, जो कि आप अगर अपने बच्चों को कहोगे ऑफलाइन के थ्रू पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ सकता है, ऑलरेडी उसने पढ़ाई कर ली है, तो वो एक बार और ट्राई करेगा तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ सबको, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, कि अगर रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ है तो अब वो टाइम गया कि आप उसको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हो, या बच्चा भी बार बार एक ही चीज़ सोच रहा है, उस चीज़ से निकलना है और आगे बढ़ना है। लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है कि एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपका बच्चा सिंसियर है, होनहार है, और वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो बच्चे को दुख होता है, तो वो उसके साथ हो चुका है। तो बच्चा भी इस चीज़ को समझ रहा है कि यार मेरा क्लियर नहीं हुआ, और पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि चलो ठीक है क्लियर नहीं हुआ तो लेट्स नॉट गॉट हार्श विद द स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि वो अगले जंग के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है।
एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर द रिटन एग्जाम। और मिठाई की बात मैं कर चुका हूँ, वीडियो फीडबैक के बारे में मैं कह चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक वीडियो फीडबैक नहीं भेजे हैं, जो लोग मिठाई लेके नहीं आए हैं, कुछ बच्चे आज आए थे, मुझे देके गए हैं, और वीडियो फीडबैक भी मुझे कुछ बच्चों का मिल गया है। तो आई बी एक्सपेक्टिंग कि एसएसबी में जाने से पहले सब लोग ये काम कर लो, क्योंकि एसएसबी क्लियर करने के लिए तुमको ये पहला प्रिलिमिनरी स्टेज भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को और आगे ना बढ़ाते हुए यहाँ स्टॉप करता हूँ। एंड एनी मोर क्वेरीज, कुछ भी पूछना है तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास में, यू कैन फ्री टू टॉक विथ मी, यू आर फ्री टू टॉक विथ मी एनी टाइम, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, और जो भी मेरी तरफ से बन पाएगा मैं डेफिनेटली करूँगा। सो टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।